जिस तरह से हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जंग का माहौल है। मिडल ईस्ट इस वक्त एक वॉर जोन बना हुआ है। और जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि चीज़ें जिस तरह से ख़राब होती जा रही हैं, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में अब नज़र आ रहा है बेसिकली हर तरह से इकोनॉमिकली, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो जहाँ पे जंग नहीं भी चल रही वहाँ पे भी असल में वो मसले ऐसे नज़र आने शुरू हो गए हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। पाकिस्तान इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में गैस नहीं है, पेट्रोल के भी मसले एक टाइम पे उनके शुरू हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में तेल गैस तो आ रहा है, लेकिन इधर महंगाई बढ़ती जा रही है, मतलब पेट्रोल महंगा हो चुका है। इसी तरह पूरी दुनिया में ये इम्पैक्ट अब नज़र आ रहा है बेसिकली। और अमेरिका में, यूएस की अगर बात करें तो वहाँ पे सब्सिडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो चीज़ें सस्ती नहीं बेसिकली करते, तो वो भी गैस बेसिकली यहाँ से लेके जाते हैं मिडल ईस्ट से। ये सारी हम बातें कर रहे थे और बीच में भी ट्रम्प साहब ने कहा कि यार हम ना 5 दिन की छुट्टी लेते हैं, हम कोई अटैक नहीं करेंगे ईरान पे। और फिर नेतन्याहू है, उसने कहा कि हमारी तरफ से कोई छुट्टी नहीं है, हम अटैक करते रहेंगे जिस तरह से कर रहे हैं। और बिल्कुल ईरान की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं था। उसकी बेसिकली ये बातचीत चल रही थी कि हम बातचीत कर रहे हैं ईरान से। ईरान ने उस वक्त कहा था कि कोई बातचीत नहीं हमसे हो रही। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी कि ट्रम्प ये बात बार बार कर रहा था कि हमारी बातचीत चल रही है ईरान से। ईरान का कहना था कि हमसे कोई बातचीत नहीं हो रही। बेसिकली ये चीज़ें ऐसी थी, मतलब इतनी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल बातचीत ना हो रही हो। डायरेक्ट कोई बातचीत इनकी नहीं चल रही थी बेसिकली। बीच में काफ़ी ऐसे कंट्रीज थे जो बातचीत में शामिल थे। बेसिकली पाकिस्तान की बात हो रही थी, टर्की की बात हो रही थी, इजिप्ट की बात हो रही थी कि ये कंट्रीज मिलके आपस में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का अभी एक बहुत अहम रोल यहाँ पे है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑफर किया है कि हम ये होस्ट कर सकते हैं पीस टॉक्स बिटवीन यूएस एंड इजराइल, यूएस एंड ईरान बेसिकली। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि वो नेतन्याहू को कौन समझाएगा। यहाँ पे यूएस का तो कोई काम ही नहीं था। यूएस तो खुद घुसा ना उसके कहने पे, वो एप्स्टीन के चक्कर में ट्रम्प को घुसना पड़ा बेसिकली। नेतन्याहू को कौन मना करेगा। अनकंडीशनल टॉक्स जो है वो यूएस की तरफ से वो चाह रहे थे कि हो जाएं। और जब पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ ने बेसिकली ये पोस्ट की थी और आई थिंक उसने रीट्वीट भी किया ट्रम्प ने। लेकिन ईरान की तरफ से ये था कि कोई बातचीत नहीं है, पहले जो हमारी कंडीशंस हैं उनको मानो। और मेरे ख्याल से ऐसे ही होना चाहिए, जो उनकी कंडीशंस हैं उनको पहले माने। उनका पहला ये था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका निकले, मिडिल ईस्ट से अमेरिका निकले। इसके अलावा भी उनकी काफी कंडीशंस थी। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को मना सकता है। आसिम मुनीर साहब की भी सुना है कि बात हुई है ट्रम्प से। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ट्रम्प तो ठीक है, ट्रम्प तो इस वक्त पपेट था नेतन्याहू का। नेतन्याहू को कौन बनाएगा, वो इस चक्कर में नहीं है। वो है कि इस वक्त मुझे ग्रेटर इजराइल बनाना ही बनाना है। लेबनान में वो जो हालत कर रहा है लोगों की, जिस तरह से तबाही मचा रहा है, उसको कौन समझाएगा। असल में सवाल ये है। लेकिन अभी मैं प्रवीण सोनी साहब को देख रहा था, वो भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान एक अहम रोल अदा कर सकता है। लेकिन उनका भी ये कहना था कि यार ये आखिरी मौका हो सकता है, वरना ये वॉर बहुत नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, जिसे हम सिर्फ अब ये अभी सोचते हैं फिलहाल कि इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहा जाए कि ना कहा जाए। आई थिंक तब हमें सोचना नहीं पड़ेगा फिर, अगर ये पीस टॉक्स नहीं होती, क्योंकि तबाही बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इससे आगे आप देखें तो इसका इम्पैक्ट ऐसे नज़र आना शुरू हो गया है। पीएसएल शुरू होने वाला है, कल से पीएसएल शुरू हो जाएगा, 2 दिन बाद आईपीएल शुरू होने। आईपीएल में भी मसले नज़र आ रहे हैं, पीएसएल में भी मसले नज़र आ रहे हैं। पीएसएल क्राउड के बगैर होगा। पेट्रोल बचाने के लिए काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं। जनरली एनर्जी को बचाने के लिए बेसिकली काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं। सेम इन इंडिया, शुरू में स्टार्ट में शायद वो चीज़ें नजर आई, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वहाँ पे भी ये चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। उसकी एक वजह ये है कि उन्होंने भी अपना पूरा शेड्यूल अनाउंस नहीं किया अभी, क्योंकि उनको भी कुछ नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। उधर गैस मिल नहीं रही, और उनके तो जो रिलेशंस हैं एक टाइम पे बहुत बेहतर थे ईरान के साथ, लेकिन अब नहीं है। जब से उन्होंने खुलेआम, उनके प्राइम मिनिस्टर ने जाके जो है वो इजराइल जब गए थे, वो उन्होंने जाके कह दिया था जी हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। कल मैं पार्लियामेंट में देख रहा था, राजीव शुक्ला जो हैं, ये क्रिकेट में भी काफ़ी एसोसिएटेड रहे हैं, और वो बात कर रहे थे पार्लियामेंट में इनकी कि जी क्या ज़रूरत है, ये हरकतें जो तुम करके आए हो इजराइल में नेतन्याहू के साथ, तुम्हें ज़रूरत क्या थी। हमारे अच्छे भले ताल्लुकात थे,
ईरान के साथ जो तुमने खुद खराब कर ली हैं। सो खैर वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रेशर अब है, जो कि वहाँ के लोग तो बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो भी अब बहुत ज़्यादा बातें कर रही हैं। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर अमेरिका में प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है कि इसने जो हरकतें बेसिकली की हैं। लेकिन नेतन्याहू को मना करने वाला कोई नहीं है बेसिकली। वो उसने साफ साफ कहा है, उसने कहा जी हम अटैक करते रहेंगे। और ईरान की तरफ से बिल्कुल सिंपल सा ये है, उन्होंने कहा कि जी ये बातें जो उनकी कंडीशन है वो तो माननी पड़ेंगी बेसिकली। और उन्होंने कुछ अपना लॉस भी बताया कि इतना लॉस है वो पहले बढ़े, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने बात की है उस पर। लेकिन यहाँ पे सवाल फिर वही आता है कि नेतन्याहू को कौन बनाएगा। पाकिस्तान के साथ मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताऊँ, पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी नेतन्याहू की। ना पाकिस्तान उसको कभी कहेगा कि पाकिस्तान बेसिकली इजराइली कोई पाकिस्तान नहीं आ सकता। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मिस शायद ये कर देता, वो हामिद मीर साहब के शो में कैपिटल टॉक्स में, वहाँ पे उन्होंने रात को एक जो ज्यूइश स्कॉलर है, अमेरिकन है बेसिकली, वो उन्होंने उनका इंटरव्यू किया और वो उन्होंने काफ़ी सवाल किए नेतन्याहू से मुतल्लिक, ज़ायनिज़्म से मुतल्लिक, जूइज़्म से मुतल्लिक, बेसिकली उन्होंने काफ़ी सवाल किए। और उनका बेसिकली ये कहना था कि ज़ायनिज़्म का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, जो जूइश। और उन्होंने एक और बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि यहूदियों का इजराइल से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम अमेरिका में रहते हैं, हम अमेरिकन हैं, अमेरिकन पासपोर्ट है हमारा, इजराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने एक और बात की जो कि काफी लोग बात कर चुके हैं कि ये जो नेतन्याहू है इसका कोई रिलीजन नहीं है बेसिकली, ये एथियस्ट है। वो उन्होंने ऐसी भी कोई बात की, उन्होंने कहा कि यार ये तो खुदा खुद को मानता है, जो हरकतें ये कर रहा है ये बेसिकली किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता। बेसिकली वो अपना एक इमेज बना के बैठा हुआ है दिमाग में ग्रेटर इजराइल का। उन्होंने कहा कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इजराइल का और जूइश का बेसिकली कोई ताल्लुक नहीं है। और ये ज़ायनिज़्म की जो बात होती है, ये ज़ायनिस्ट और जूइश का भी आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी बेसिकली। और ये आई थिंक जो समझदार लोग थे वो इन चीज़ों को समझते थे, इसीलिए हमेशा बात होती थी कि जूइश बुरे नहीं है। इजराइल में जो ज़ायनिस्ट मेंटालिटी के लोग बैठे हुए हैं नेतन्याहू जैसे, वो लोग बुरे हैं। ये हमेशा हमारे यहाँ से बात होती थी, हमारे यहाँ से क्या, हर समझदार इंसान बात करता था। ये अमेरिका में भी अब बहुत खुल के बात होने लग गई है, बहुत समझदार लोग खुल के बातें करना शुरू हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोग खुल के बात करना शुरू हो गए हैं। आई थिंक ये प्रेशर तो अब इस पर बढ़ रहा है, लेकिन इसको रोकेगा कौन? मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि ये बहुत घटिया इंसान है, इसकी मेंटालिटी बड़ी डिफरेंट है, डिफरेंट इन अ नेगेटिव वे, बहुत घटिया ये। मतलब ना ये किसी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता है, और मुझे लगता है कि दुनिया को मिल के ना इसको सीधा करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे करेगा? इसी वजह से तो इनको एक जगह दी थी कि हमारे अंदर से निकलो, यहां पे दबा हो जाओ। ये बेसिकली इनके साथ ये किया गया हुआ है। और वो जो हम बात करते हैं ना वो जूइश मेंटालिटी की, वो जूइश नहीं है बेसिकली, वो ज़ायनिस्ट है। ये जिन लोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं ये भी जनरली ऐसी बात कर रहे होते हैं। मतलब ये अपने आप को ज़ायनिस्ट थोड़ी कहते हैं, ये तो जूइश कहते हैं अपने आप को। यहाँ पे ये चीज़ें समझने की बड़ी ज़रूरत है। और ये खैर इसने, मैं तो लेबनान में जो चीज़ें हो रही हैं मैं वो देख के हैरान हूँ कि वहाँ पे कोई रोक ही नहीं रहा, उसकी तो कोई बात भी नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे ईरान और इजराइल की बातें हो रही हैं, लेबनान की बात क्यों नहीं हो रही? वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर ये सारी चीज़ें हैं और हमें इन चीज़ों के बारे में बात तो करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये जो लीडरशिप में लोग बैठे हुए हैं इनको भी बहुत सी चीज़ें करनी चाहिए। ऊपर से एक और चीज़ मैंने सुना कि वो इस चक्कर में यूक्रेन ने वो रशिया की गैस फैसिलिटी पे किसी पाइप पे अटैक कर दिया। मतलब इनकी मुझे समझ नहीं आ रही है। एक टाइम पे मैं ये भी बात करता था कि यार रशिया को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जो कि अभी भी मैं कहता हूँ कि मतलब वॉर किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए बेसिकली। लेकिन यूक्रेन ने जो हरकतें अब शुरू कर दी हैं, ये क्या चीज़ है? मतलब उनका ध्यान उधर हटा है। और मैं इंडियंस को देख रहा था, वो इनके एक खान सर हैं इंडिया में, वो क्या बात कर रहा है, वो कहता है इस वक्त ना सही मौका है कि पाकिस्तान से ना कश्मीर ले लिया जाए। ये किस तरह की मेंटालिटी है दुनिया भर में? ये दो जगह पे आपको नजर आती है, एक ये ज़ायनिज़्म इजराइल में और दूसरा ये इंडिया में। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो लोग हैं ना, ये अंधभक्त नहीं है। ये जो खान ये सर, तो इसको मुझे कहने का दिल नहीं करता। ये एक टीचर बैठे हुए हैं जो बेसिकली ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और ये बेसिकली डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है ये मोदी के।
और जो सपोर्टेड नहीं भी है ना, उनके अंदर भी किसी तरह का हेट रेट भरा पड़ा है मुस्लिमों के खिलाफ, स्पेशली पाकिस्तानी मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि ये इनके ताल्लुकात ये अरबियों से तो बड़े तरीके से बात करते हैं, ये वहाँ पे सऊदीया वगैरह बड़े आराम से खुल के जाते हैं। मुस्लिमों की बात ये सिर्फ अपने मुल्क में करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, क्योंकि इनको पता है और कहीं से इनको फायदा नुकसान कोई उसकी ये बात नहीं करते बेसिकली। सो ये मेंटालिटी यहाँ पे भी हमें नजर आती है। और वो जो हम ये कई दफ़ा ना ये इग्नोर करके कह दिया जाता है कि जी ये सिर्फ अंध वक्त ये जो मोदी के पीछे लगे हुए हैं, ये इस तरह के लोग हैं जो नफरत करते हैं। बेसिकली वो होता ऐसे है कि जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो ना, जिस माहौल में, वहाँ पे चीज़ें सुन के ना आप वैसे हो जाते हो, और आप जब कोशिश कर रहे होते हो ना कि मैंने ऐसा नहीं बनना, आप वैसे बन भी जाते हो। ऐसा भी होता है। सो इनके साथ ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं। मतलब आप ठीक है, आप किसी इंडियन से मिलेंगे, होंगे समझदार लोग, लेकिन वो बहुत अब ऐसे लगता है बहुत कम है, क्योंकि वो सामने तो आते ही नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग भी ऐसे सामने आते हैं। अब ये खान, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर ये लेक्चर दे रहा था, और ये ऐसे लोग हैं, ये बड़े बड़े शोज में इनके आ चुके हुए हैं। सो इनमें, और वो जो इनकी न्यूज चैनल्स में जाके बैठते हैं, ये क्या नाम है, गौरव आर्या जैसे लोग, इनमें और इसमें फर्क क्या हुआ? फिर कुछ तो फर्क होना चाहिए। सो वो ये एक चीज, ये कॉमन चीज नजर आती है ये ज़ायनिज़्म में, और ये जो हिंदुत्वा मेंटालिटी है एक, जो कि मुस्लिमों के खिलाफ बहुत ज्यादा है, और ये तो खुल के वो हेटरेट इनका नजर आता है। मैं इनकी जो टॉप की ये पॉडकास्ट, आजकल इनका जो कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा चल रहा है दुनिया भर में, इनके यहाँ पे बातें किस तरह की हो रही होती हैं, वो सेटिस्फेक्शन जो एक मिल रही होती है ना, ये बात इस तरह से कर रहे होते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूं कि पाकिस्तान पे इंडिया हमला करे और जीते। ये किस तरह की मेंटालिटी है भाई? किस चक्कर में तुम लोग ये बात करते हो? 4 बंदे घुस गए थे, घुस के वापस निकल आए, तुम्हारी 1 मिलियन की फौज कहां पे थी? ठीक है, हर पार्लियामेंट में तो मैं देख रहा था कि उस पर बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है मोदी पे, जो कि बिल्कुल सही तरह से किया जा रहा है। और ये मैं राजीव शुक्ला की जो बात कर रहा हूँ ना, ये भी जब ये इनको आप देखते हैं ना, ये क्रिकेट जहाँ पे ये लीडरशिप रोल्स में आते हैं, इनकी भी मेंटालिटी बिल्कुल सेम ही है। पाकिस्तान को अगर आप सामने रखेंगे तो इनकी भी मेंटालिटी काफी हद तक सेम ही आपको नजर आती है। ये उन वहां पे लोगों के अंदर ब्रेन वॉश कर दिया गया हुआ है। इवन वहां के कई मुसलमानों को आप देखेंगे जो कि किसी ना किसी, मतलब वो एक कंफर्टेबल किसी हद तक लाइफ गुजार रहे हैं, वो भी आपको कोई हमदर्द नहीं मिलेंगे किसी बाहर वाले के। और न्यूट्रल इनकी आवाम है, इनका प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि उसने जाके कहा था कि हम नेतन्याहू को खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। खैर वापस आते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसी जो मेंटालिटीज है बेसिकली, जो एक ज़ायनिज़्म एग्जिस्ट करता है, अमेरिका में भी है लेकिन इजराइल में तो बिल्कुल साफ नजर आता है, वो इंडिया में भी किसी ना किसी हद तक एग्जिस्ट करता है, जो कि खैर दुनिया में एक्सपोज, मैं पिछले साल से बात कर रहा हूँ कि पिछले साल से ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये अब ये भी एक्सपोज हो चुका है, नेतन्याहू भी खुल के एक्सपोज हो चुका हुआ है। अब दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का इसमें बहुत अहम रोल है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये रोल अदा करना चाहिए। क्या कहते हैं, जियो पॉलिटिकली पाकिस्तान की जो एक इमेज पिछले साल से बिल्ड हुई है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान हमेशा से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री था दुनिया के लिए, वो ये रियलाइजेशन पिछले साल के बाद हुई है, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली हम सुपर पावर कहते हैं उसे, जो मिलिट्री जो बड़ा बदमाश है बेसिकली, हम उसे सुपर पावर कहते हैं, जिसके पास ताकत ज्यादा है, मिलिट्री की ताकत जिसके पास ज्यादा है। इकोनॉमिकली रशिया का भी कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, मिलिट्री वाइज बहुत बेहतर है, इसीलिए उसको सुपर पावर उसको भी कहा जाता है। सो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। बाकी आई थिंक बस उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें बेहतर हों, पीस टॉक्स होनी चाहिए, लेकिन सवाल फिर वही है, नेतन्याहू को कौन समझाएगा? ये पीस टॉक्स का कोई मुझे लगता है फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। अगर ये होते भी हैं तो नेतन्याहू को कौन समझाएगा? उसकी एप्स्टीन की फाइल्स किसके पास है? उसकी कोई फाइल्स नहीं है। आई थिंक वो ढूंढनी पड़ेंगी, तो ट्रम्प साहब को आई थिंक उस तरह से सोचना पड़ेगा कि उसकी कोई फाइल्स ढूंढे, फिर उसको ब्लैकमेल करें और उसको चुप करके ज़रा बिठाएं। बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।